नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके साथ कुछ मॉक टेस्ट साझा फ़िलहाल कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको स्पेशल एजुकेशन के DSSS, KVS, NVS, दिल्ली में जो हमारा स्पेशल एजुकेटर का जो हमारे पास टेस्ट आने वाला है और इसके अलावा उत्तराखंड में और चंडीगढ़ में जो हमारे पास स्पेशल एजुकेटर का भी एग्ज़ाम हुआ था। उनमें जो जिनमें कुछ एग्ज़ाम हुए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं लेकर आ रहा हूँ और आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन में हमसे पूछे जाएँगे, ये मैं सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में टेट और कमीशन की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, या अलग-अलग एग्ज़ाम में जो स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको मैं यहाँ पर लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो चलते हैं आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर है 8। तो मॉक टेस्ट नंबर 8 का जो पहला क्वेश्चन है, कौन-सा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी तकनीक हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यावहारिक भाषण, विलंबित भाषण या लंबे समय तक भाषण? तो कौन-से वाली तकनीक है बच्चे? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, लंबे समय तक उससे भाषण दिलवाया जाता है। क्लार्क के अनुसार सामान्य श्रवण दोष कितने डेसिबल तक होता है? सामान्य श्रवण दोष कितने डेसिबल तक होता है, ये पूछा गया है। किसके द्वारा? क्लार्क के अनुसार पूछा गया है ना। तो बच्चे 10 से 15 डीबी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विश्व में प्रमस्तिष्क पक्षाघात का दिवस प्रमस्तिष्क पक्षाघात दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे विश्व में पूछा गया है तो 6 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? 21 मार्च। यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है? यूडीएल का यहाँ पे पूर्ण रूप पूछा गया है। तो यूडीएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहने वाला है। आरसीआई में पंजीकृत होने के बाद सीआरई को कितने वर्ष के लिए मान्य रखता है? सॉरी, सीआरआर को कितने वर्ष के लिए मान्य रखता है? तो बच्चे ये क्वेश्चन अभी हाल ही में था कि 5 साल के लिए होता था जो हमारे पास सीआरआर जो पंजीकृत होता था, लेकिन जो अभी जो नया रूल आया है उसमें इसके 5 को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 7 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस अब बन सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अब सीआरआर कितने के लिए? 7 साल के लिए वैलिड होगा। आरसीआई सॉरी आईसीआईडीएच आईसीआईडीएच का पूर्ण रूप क्या है? आईसीआईडीएच का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको बताना है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने है कि कौन-सा इसका सही आंसर रहने वाला है। तो बच्चे इसमें क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड द हैंडीकैप। तो ये वाला इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका अगर आपने ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सोचा है तो आपका आंसर ही बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधिता बालक किससे संबंधित नहीं है? दृष्टिबाधित बालक बालक किससे संबंधित नहीं है? तो बच्चे ब्रेल लिपि से। तो बच्चे ब्रेल लिपि से संबंधित होते हैं, ये वाला तो बात सही है। हमारे पास स्पर्शीयाकृति से, स्पर्शीयाकृति संबंधित भी होते हैं, तो ये बात भी यहाँ पे सही है। विशेष प्रकार की छड़ी से, हाँ, तो उससे होते हैं। लेकिन श्रवण यंत्र का काम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए थोड़ी ना है, वो तो हमारे श्रवण बाधित बच्चों के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं, कैसे करते हैं ज्ञान अर्जित? स्पर्श इंद्रिय से, दृश्य इंद्रिय से या ब दोनों से? बच्चे दृश्य इंद्रिय तो उनमें होती ही नहीं है ना? तो कौन सी होती है? स्पर्श इंद्रिय होती है। तो ए इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अफेजिया संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चे, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कि अफेजिया किससे संबंधित है? तो अफेजिया गणितीय समस्या है, सामाजिक अंतःक्रिया समस्या है, लेखन समस्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चे ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहने वाला है ना? तो अभी हाल ही पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अफेजिया किससे संबंधित है, तो अफेजिया क्या है? एक हमारे पास न्यूरोलॉजिकल है, इसमें क्या है? वर्डों को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत रहती है। अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या होता है कि जो अफेजिया में क्या होता है कि जो मानसिक रूप से ना हमारे माइंड में एक कुछ न्यूरोलॉजिकल कुछ एक तरह डिज़ीज़ बोल सकते हैं, या फिर हमें क्या है कुछ अफ़ेक्ट हो जाता है हमारे माइंड में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें एक भाषा संबंधित विकार आ जाता है।
तो अफेजिया को आपने समझना है, क्योंकि लास्ट टाइम एक एचपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित है जिसमें व्याख्यान और तथ्यात्मक प्रस्तुति शामिल होती है? तो प्रत्यक्ष शिक्षण है, अप्रत्यक्ष शिक्षण है, सहयोगी शिक्षण है, प्रश्न आधारित अधिगम है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें शिक्षक केंद्रित है। तो शिक्षक केंद्रित कौन सा बच्चे? प्रत्यक्ष शिक्षण जो हमारे पास होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षक केंद्रित होता है कि डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये काम करना है, उनसे कुछ भी उनसे नहीं पूछा जाएगा, उनको जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी बच्चों को वो इसको फॉलो करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किस विधि की विशेषता न्यूनतम शिक्षण हस्तक्षेप में निहित होती है, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं विषयों का अन्वेषण करते हैं? तो बच्चे ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, या ब्लेंडेड लर्निंग है, या फिर लेक्चर मेथड है। मतलब क्या है, जो शिक्षक क्या होगा इसमें, फिर से पढ़ दो कि न्यूनतम शिक्षक का हस्तक्षेप रहेगा, यानी कि बच्चे ही इसमें क्या करेंगे, मेनली पार्टिसिपेट करेंगे, और शिक्षक क्या रहेगा, एक तरह से पैसिव रहेगा। बच्चे एक्टिव और शिक्षक इसमें क्या रहेगा, पैसिव रहेगा। तो उसको बोला जाता है बच्चे अप्रत्यक्ष शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहते हैं? कौन सी शिक्षण विधि किस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए दृश्य और ठोस प्रदर्शन का उपयोग करती है? दृश्य और ठोस प्रदर्शन का उपयोग कौन सी करती है हमारे पास? तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे हमारे पास इसका सही आंसर क्या है? व्याख्यान विधि नहीं होगा, कोई ठोस चीज़ नहीं होती। चर्चा विधि में कोई ठोस चीज़ नहीं होती। अनुकरण विधि में कोई ठोस चीज़ नहीं होती। तो हमारे पास क्या आएगा? प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। किस शिक्षण रणनीति में शिक्षार्थी किसी विषय पर संचालित बातचीत में भाग लेकर अपनी समझ को बढ़ाते हैं? किस शिक्षण रणनीति में शिक्षार्थी किसी विषय पर संचालित बातचीत में भाग लेकर अपनी समझ को बढ़ाते हैं? तो चर्चा विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, सॉरी प्रत्यक्ष शिक्षण में, विचार मंथन में, या भूमिका निभाना। तो आपने इसका सही आंसर देना है। तो बच्चे जो चर्चा विधि होती है तो उसमें इसको किया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है, डिस्कशन मेथड। सहयोगी अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहयोगी अधिगम का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया क्या है? तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है, स्वतंत्र अध्ययन होता है, समूह सहयोगी और अधिगम होता है, या शिक्षक द्वारा निर्देशित शिक्षा होती है। तो बच्चे समूह की यहाँ पे बात की गई, तो समूह वाला आंसर ही इसमें लगना चाहिए। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी रहने वाला है। ऐसी कौन सी रणनीति है जिसमें छात्र एक दूसरे को शिक्षित करते हैं? छात्र करते हैं एक दूसरे को शिक्षित, तो वो कौन से है? सहपाठी शिक्षण, प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रश्न आधारित अधिगम, या फिर व्याख्यान अधिगम। तो बच्चे जो पीयर टीचिंग जो आपने कॉलेज टाइम में पढ़ा है होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? सहपाठी अध्ययन शिक्षण बोल सकते हैं, जिसमें सहपाठी एक दूसरे से सीखते हैं। तो कौन सी शिक्षण रणनीति शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और विषयों का गहन अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है? तो आपसे पूछा गया, तो डायरेक्ट मेथड होता है, सॉरी डायरेक्ट या मेथड इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो बच्चे इसमें क्या है कि प्रश्न पूछने की बात हो रही है, तो प्रश्न आधारित अधिगम की यहाँ पे बात की जाएगी। ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिसे छात्र हल करते हैं और जिसे समस्या के माध्यम से अधिगम होता है? तो बच्चे ये क्वेश्चन आपके पास डी ट्रिपल एस में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर आपने बताना है कि व्याख्यान विधि है, समस्या आधारित अधिगम है, प्रत्यक्ष शिक्षण है, अनुकरण विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, समस्या आधारित अधिगम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है ना। तो कौन सी शिक्षण रणनीति विस्तारित परियोजनाओं के माध्यम से अधिगम पर जोर देती है, जिसमें छात्र अपनी सीखी हुई जानकारी को लागू करते हैं? बच्चे बिहार में एक इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसको क्वेश्चन को मैंने बिहार से उठाया है। तो बच्चे ये परियोजना आधारित अधिगम होता है इसका सही आंसर। कौन से शिक्षण पारंपरिक कक्षा का तरीका बदल देती है, जहाँ छात्र घर पर सामग्री का अध्ययन करते हैं और कक्षा में संवादात्मक गतिविधि में भाग लेते हैं? कौन सी पारंपरिक कक्षा का तरीका यहाँ पे बदल देती है, जो छात्र घर पर सामग्री का अध्ययन करते हैं और कक्षा में संवादात्मक गतिविधि में भाग लेते हैं? तो बच्चे इसका सही आंसर आपने मुझे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या रहने वाला है बच्चे? उल्टा कक्षा इसको बोलते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है।
ऐसी कौन-सी रणनीति है जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित किया जाता है? ऐसी कौन-सी रणनीति है जिसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित किया जाता है? विभेदिक शिक्षण में, प्रत्यक्ष शिक्षण में, प्रश्न आधारित शिक्षण में, सहयोगी शिक्षण में। तो आपने इसका सही आंसर बताना है बच्चे। विभेदिक जो हमारे पास क्या है शिक्षण इसको बोला जाता है ना। डिफरेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती है वो इसका सही आंसर है। शिक्षण रणनीति में स्कैफोल्डिंग किसे संदर्भित करता है? बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो चाहे जनरल टैट हो, जनरल कमीशन हो और या वो स्पेशल हो, सब में पूछा जाता है। ये केवीएस से उठाया गया क्वेश्चन है। केवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका क्या सही आंसर क्या रहने वाला है कि 22 का कि बड़े समूह की व्याख्यान देना, नियमित गृह कार्य देना, मल्टीमीडिया साधनों का उपयोग करना या अधिगम में अंतर को जानने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करना। तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? डी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। ऐसी कौन सी शिक्षण रणनीति है जिसमें छात्र विचारों का स्वतंत्र प्रवाह करते हैं ताकि रचनात्मक समाधान उत्पन्न हो सके? तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है। तो विचार मंथन विधि इसका सही आंसर है। अगर आपको पता है तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो कौन सी विधि वास्तविक जीवन के मामलों या कहानियों का उपयोग करके आलोचनात्मक और सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करती है? तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन से वाली विधि है ये? केस आधारित विधि है, व्याख्यान विधि है, सहयोगी विधि है, प्रदर्शन विधि है। तो बच्चे इसमें वास्तविक जीवन के मामलों और कहानियों की बात की गई है, तो आपको यहाँ पे इसी से समझ जाना चाहिए कि कौन से वाला इसका सही आंसर रहने वाला है। जल्दी से बताइए। 24 का हमारे पास आंसर अगर आपको नहीं डाउट है इसमें तो मैं बता देता हूँ कि केस स्टडी मेथड है बच्चों। ऐसी कौन-सी विधि है जिसमें निर्देशित प्रश्नों का उपयोग करके आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाता है जो सुकरात से जुड़ी हुई है? बच्चे सुकरात से जुड़ी हुई विधि कौन-सी है? आपको ये पूछा गया है तो ये तो बच्चे ऑप्शन में इसका आंसर है, क्योंकि सुकरात यहाँ पे भी लिखा गया तो सुकरात विधि इसको बोला जाता है। तो बच्चे सुकरात ने अगर आपको जानना हो तो इसने प्रश्न विधि दी थी, तो प्रश्न विधि किसने दी है? सुकरात ने, तो इसलिए सुकरात विधि भी बोला जाता है इसको। तो कौन-सी शिक्षण विधि अनुभवों द्वारा व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखने पर आधारित है? तो बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीखने वाले कौन से वाले मतलब सीखना किस पर आधारित है ये पूछा गया है, कौन सी शिक्षण विधि है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या रहने वाला है बच्चे? अनुभवात्मक अधिगम इसको बोले जाते हैं, ठीक है? डायरेक्ट नहीं होगा इसका, डायरेक्ट में तो क्या होगा, ये तो टीचर आधारित होती है ना, टीचर सेंटर्ड होती है और व्याख्यान में तो हम लेक्चर बेस्ड होगी, ये तो नहीं होगी, तो बी इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। थोड़ा-सा इसमें स्लाइड में दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा आपने मैनेज करना है। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी कौन-सी रणनीति है जो वास्तविक जीवन के परिदृश्यों का अनुकरण करके कौशल के अभ्यास के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है? तो सिमुलेशन है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है या फिर ग्रुप डिस्कशन है। तो आपने इसका सही आंसर देना है। तो बच्चे 27 का क्या है, सही आंसर क्या है? अनुकरण विधि, जिसमें हम क्या अनुकरण करके सीखने की बात हो रही है, तो अनुकरण विधि से ही आएगा यहाँ पे, है ना? ऐसी कौन सी शिक्षण रणनीति रणनीति है जिसमें अवधारणा या अनुभवों का पता लगाने के लिए छात्र भूमिकाओं का अभिनय करते हैं? तो बच्चे अभिनय करने की इसमें बात आ रही है, तो रोल प्ले मेथड यहाँ पे सही रहने वाला है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसी कौन-सी रणनीति है जो छात्रों की संलग्नता और प्रेरणा को बढ़ाने के लिए खेल के तत्वों का उपयोग करती है? तो बच्चे रीट में पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन आपने बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो रीट का जो क्वेश्चन था ये, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? गेमिफिकेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गेमिफिकेशन। कौन से शिक्षण दृष्टिकोण पारंपरिक आमने-सामने शिक्षा को डिजिटल उपकरणों के साथ एकीकृत करता है तथा अधिगम अनुभवों में सुधार हो ज ताकि क्या है अधिगम अनुभवों में सुधार हो सके? कौन से ऐसे शिक्षण दृष्टिकोण पारंपरिक आमने-सामने वाली शिक्षा है जिसको डिजिटल उपकरणों के साथ एकीकृत किया जाता है? तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या सही आंसर रहने वाला है। तो बच्चे अगर आपको ऐसे कुछ मॉक टेस्ट या कुछ भी जानकारी जुड़ी हुई चाहिए, तो आप मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर मेरा लिखा गया है और मेरा नाम आपको पता ही है कि मेरा नाम है मिस्टर जॉन
और अगर आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड अगर यहाँ पे नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएँगे। तो आपको क्या सिलेबस वाइज़ क्या है सारे के सारे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं मेरे द्वारा ऐप के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं नोट्स प्रोवाइड करना अपने लिए टैट या कमीशन के लिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ फ्री नोट्स या फ्री कुछ डिस्कशन वगैरह के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे कुछ नोटिफ़िकेशन वगैरह नए जो आने वाले हैं, तो उसके लिए भी क्या है आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बीच-बीच में जो देता रहता हूँ कि कौन-सी नई वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है, कौन से एग्ज़ाम अब नए निकलने वाले, किनको आपने भरना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, किसी अन्य तथ्य के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।